गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने 5th चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। हम सहकारी कृषि के ऊपर आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं हम कि जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि के अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करने में कार्य कर संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। अब जैसे क्या है, इसको कह सकते हैं आप कोऑपरेटिव, आप एग्रीकल्चर कह सकते हैं आप, या कोऑपरेटिव ही कहेंगे, सिंपल सी बात है। इसमें क्या है कि जब कृषक क्या करते हैं, एक संस्था बना लेते हैं अपनी सहकारी संस्था, और उसके बाद क्या अपने एग्रीकल्चर करते हैं। उसके बाद है इसमें व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हुए सहकारी रूप से कृषि कार्य करते हैं। यानी कि क्या है, सबके पर्सनल जो फार्म होते हैं वो इकट्ठे कर लिए जाते हैं और सहकारी रूप से काम करते हैं, यानी कि मिलजुल कर वो सारा का सारा काम करते हैं। भाई सहकारी संस्थाएं कृषकों के सभी रूप में सहायता करती हैं। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीज़ों को खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर परिष्कृत साधनों को जुटाने के लिए होती है। उसके बाद जब ये सहकारी जो संस्था बनाई गई है, इसमें सभी के सभी कृषक होते हैं। मोस्टली वो कृषक क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब सहायता किस में है, जब एग्रीकल्चर करें तो एग्रीकल्चर में वो सहायता करते हैं जिस प्रकार से क्या है, कोई भी चीज़ उनको क्या खरीदनी है हमारी कृषि से रिलेटेड, कोई कृषि उत्पाद को बेचने की जो बात है, या फिर सस्ती दरों पर क्या उनको जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको खरीदने के लिए क्या है, ये कार्य करती है। अभी सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था। एक पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में यह सफलतापूर्वक चला था। सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, जहाँ प्रत्येक कृषक इसका सदस्य रहा। उसके बाद आप ध्यान रख लेना कि भाई इसकी जो शुरुआत है अभी एक शताब्दी पहले हो चुकी थी। यूरोपियन कंट्रीज़ के जो देश हैं, वेल डेवलप्ड कंट्री हैं सारी की सारी, ध्यान रखना, बहुत एडवांस कंट्रीज़ हैं भैया, और इनके ऊपर ये सबसे महत्वपूर्ण जो है स्थान में आती हैं। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पहले शुरुआत हुई थी। और आप रख लेना इसको एक नंबर आके क्वेश्चन याद कि सबसे ज़्यादा है डेनमार्क में इसको सफलता मिली थी भाई। और जहाँ व्यावहारिक रूप से क्या था, हर एक व्यक्ति जो हर एक कृषक कह सकते थे, वो इस आंदोलन का एक हिस्सा रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं कलेक्टिव फार्मिंग की, बात करते हैं सामूहिक कृषि। काफ़ी तक जो रशियन रेवोल्यूशन है, उस रशियन रेवोल्यूशन की ये देन है आपके सामने। यदि आपने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ी थी यदि आपने पिछली क्लासेज में, तो आपको ये कन्फर्म है कि भाई सामूहिक कृषि किस प्रकार से की जा सकती है भाई। ठीक है, वहाँ पर क्या है कि भाई कलेक्टिवाइजेशन हुआ था, स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन, यदि आपको याद हो कुछ, तो वो उसी प्रकार से जुड़ा हुआ है इनसे। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व पूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। यानी कि जो पूर्ण नियंत्रण होता है वो पूरे समाज का होता है, या फिर जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उनके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, उनकी समूह के ऊपर इसका अधिकार होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जैसे मैं आपको कन्फर्म कर चुका हूँ। हमारी जो यूएसएसआर थी, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो थी, उसकी ये देन है, जहाँ कृषि की दशा सुधारने, उत्पादन में वृद्धि एवं आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई थी। ठीक है, वहाँ पर क्या है, कृषि की जो दशा सुधारने के लिए, उसमें उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भर प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि का प्रयास किया गया था। इस प्रकार की कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न है थोड़ा सा देखने वाला कि कोल खोज क्या होता है। तो आपने ध्यान रखना है, ये 6000 हेक्टेयर के आसपास क्या देखने को मिलेगी, ज़मीन होती है, जिसमें क्या है कि सारे के सारे इकट्ठा मिलकर जो कार्य करते हैं। यहाँ तक कि जो किसान होंगे उनके पास कुछ आपकी छोटी छोटी ज़मीनें भी आपको उनको खुद की भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो हर सुविधाएं उनको चाहिए मॉडर्न हमें, वो सारी की सारी उनको मिलती है अभी। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा नाम भी है, वहाँ पर जाना जाता है सोव खोज भी जाना जाता है। ये कोल खोज है वो सोव खोज है, सेम पैटर्न होता है। वहाँ पर भी जो एरिया माना जाता है 6000 हेक्टेयर के आसपास होता है। बस अंतर इतना है कि जो सोव खोज होता है उसमें जो ज़मीन होती है उसका जो पर्पज़ होता है वो हमारा जो है टेक्निकली आप कह सकते हैं, जो वैज्ञानिक तौर पर उसका उपयोग किया, यानी कि रिसर्च पर्पज़ के लिए उस ज़मीन का उपयोग किया जाता है, उसको सोव खोज के नाम से जाना जाता है भाई। उसके बाद हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है खनन के बारे में। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज में को कई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग, मिलो युग। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं हथियार बनाने तक इसी में था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ, पर निरंतर इसका महत्व बढ़ता चला गया। देखो, यदि हम मानव विकास के इतिहास की बात करें तो खनिजों की जो खोज हुई है उसकी हम अलग अलग अवस्थाएं मानते हैं। जैसे कि एक समय ताम्र युग आया, तांबे की खोज हुई, फिर कांस्य युग आया, फिर लोहे युग आया। इसका मतलब क्या है कि उनमें विशेष प्रकार के जो है हथियार वगैरह उनका बनाने का प्रयोग करने लगे थे, बर्तन वगैरह में बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन इन मिनरल्स की जो पहचान है या फिर इनका वास्तविक जो उपयोग की बात करते हैं तो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो उसके बाद इसकी जो शुरुआत मानी जाती है। जैसे 1750s के आसपास की बात है, जब हमारा औद्योगिकरण हुआ था, तो वहाँ पर ये माना जाता है कि भी इसमें क्या बहुत तीव्र मात्रा में जो है खनिजों को निकालने की प्रक्रिया हुई है अभी।
उसके बाद है खनन को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ फैक्टर होते हैं कि भी खनन को प्रभावित करते हैं कि खनन क्यों किया जाए। देखो, सबसे पहली बात है खनन कार्य की लापरवाही 2 बातों पर निर्भर होती है। भौतिक कार्य जिसमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्थाओं सम्मिलित होती है। देखो, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो खनिज हम निकाल रहे हैं, जो माइनिंग का कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर जो खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं वो कितनी मात्रा में। अगर हम उसको निकाल रहे हैं और कुछ ही मात्रा में हमें मिनरल्स मिले तो उसको माइनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो किस श्रेणी के हैं, यानी कि क्या क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, कौन सा मिनरल्स आपको देखने को मिलेगा, और उसकी उपस्थिति की अवस्थाओं को सम्मिलित करते हैं। और देखेंगे भी वहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में आपका देखने को मिल रहा है भाई। दूसरा है आर्थिक कारक, जिसमें खनिजों की मांग, विद्यमान तकनीक एवं ज्ञान और उसका उपयोग और संरचना के विकास पर आधारित होता है। दूसरा ये जो फैक्टर है जो इसको प्रभावित करता है वो आर्थिक फैक्टर हम इसको इंक्लूड करेंगे। जैसे खनिजों की मांग, कितनी डिमांड है। यदि डिमांड है तो माइनिंग का कार्य ज़्यादा रहेगा, अगर डिमांड नहीं है तो माइनिंग वहाँ पर कम देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं तकनीकी ज्ञान और उसका उपयोग। अब हम माइनिंग तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी कितनी है। यदि आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप बड़ी मात्रा में क्या खनन का कार्य कर सकते हैं। यदि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप वहाँ पर माइनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम अफ्रीका का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि वहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी ना होने के कारण क्या मिनरल्स बहुत बड़ी मात्रा में आज भी इसी प्रकार से डिपॉजिट है अभी। उसके बाद है कि आपके पास संरचना किस प्रकार से विकसित की गई है और पूंजी डिफ़ाइन करेगी। भैया आप देखो, सीधी सी बात है, जिसके पास पूंजी होगी वही टेक्नोलॉजी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। और वहाँ पर लेबर भी क्या है, आपको लेबर को कार्य करने में भी क्या बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की आवश्यकता रहेगी भी। उसके बाद हम बात करते हैं खनन की विधियाँ। उपस्थिति की अवस्था एवं ऐसे की प्रकृति के आधार पर खनन 2 प्रकार के होते हैं, धरातलीय और भूमिगत खनन। धरातलीय खनन को विवरित खनन भी कहा जाता है। खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वापाय एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च की अपेक्षा निम्न कम होता है और उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। वह देखो, हम क्या करते हैं, खनन को क्या करते हैं 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि मैं खनन करता रहूँ, आप लोगों को ही नहीं पता खनन क्या होता है। जो पृथ्वी के अंदर से जो खनिजों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। अब खनन के 2 प्रकार है, धरातलीय और भूमिगत। हमने जो बात की है पहले धरातलीय हमारे खनन की बात की है, वो खनन जो क्या है बिल्कुल सतह से ऊपरी क्षेत्र पर किया जाता है, यानी कि वह खनन जो कम गहराई के अंदर किया जाता है उसको धरातलीय हम क्या कह सकते हैं, खनन कहते हैं। जबकि जो हमारा भूमिगत खनन क्या होता है वो अत्यधिक गहराई के अंदर किया जाता है। जब ऐसे धरातल के नीचे गहराई में होते हैं तब भूमिगत अथवा कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें विधि में लंबवत कूप गहराई तक स्थित जहाँ तक भूमिगत गैलरियाँ खनिजों तक पहुँचाने के लिए फैली होती हैं। इन मार्गों में होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि भी जो पाइपलाइन के माध्यम से, जैसे ये ऊपर की तरफ दिखाया गया है, तो वो क्या है इस प्रकार से हमारे वर्टिकल भी आपको लगाए जाते हैं और इनको क्या इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल वे में भी इनको जोड़ दिया जाता है आपस में, ठीक है। तो इस प्रकार से इन पाइप के माध्यम से क्या है आप कह सकते हैं कि मिनरल्स अत्यधिक गहराई के अंदर से जब किया जाता है तो उसको कूप की खनन कहा जाता है भाई। इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण होता है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों और निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आगमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट, बेदन, बाल ढोने की गाड़ियाँ तथा वायु संचारण प्रणाली की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि हमने क्या किया कि पाइप के माध्यम से, या फिर दूसरा जो हमने बात की कि भी अत्यधिक गहराई में जाकर हम खनन करते हैं, तो आपने देखा हुआ खदानें होती हैं उनके अंदर खानों के अंदर जाके अंदर की ओर कार्य किया जाता है। तो उसमें क्या है आपको हर प्रकार की जो सुविधाएं देने का प्रयत्न किया जाता है। मान लीजिए आप यहाँ से मिनरल्स निकाल रहे हैं और पृथ्वी का सरफेस आपको ये दिखाई दे रहा है, तो इतनी नीचे जाने के लिए क्या लिफ्ट सिस्टम होगी, जैसे श्रमिकों को लेके जाया जाएगा, वहाँ पर भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे वो खोजने का प्रयत्न किया जाएगा, खोदेंगे वो। तो इसके लिए क्या है कि भाई बहुत बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी की आवश्यकता रहती है और हर सुविधा वो देने का प्रयत्न किया जाता है जो उनके लिए आवश्यक रहती है भाई। लेकिन खनन का यह तरीका जोखिम भरा होता है, क्योंकि जहरीली गैसें आगे में बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटना होने का भय होता है। क्योंकि आपने कभी भारत की कोयला खदानों में आग लगने में बाढ़ आने की विषय के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अब एक सिंपल सी बात है कि आगे की ओर क्या है, मान लीजिए हमारे ये हम यहाँ से खनन कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं। अब इस साइड में क्या है, इसका पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। अब तो चलो मान लेते हैं कि कुछ हद तक हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, हम इसको मान सकते हैं कि भी थोड़ा बहुत हम निकाल सकते हैं कि आगे आने वाला क्या चीज़ आगे हो सकती है। लेकिन प्राचीन समय में कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह ना होने के कारण से क्या था, हमें पता ही नहीं होता और श्रमिक सारा काम करते थे। तो मान लीजिए यहाँ से एकदम से पानी निकल आया, तो जितने की जैसे ऊपर से हमने दिखाया था ना आपको, यहाँ से ये श्रमिक यहाँ से आए हुए और यहाँ से माइनिंग का कार्य करें, तो एकदम से पानी आने की वजह से क्या
पानी चला गया तो सारे के सारे डूब के मर जाते थे। कोई गैस आ गई, जहरीली गैस, तो मर जाते थे। उसके बाद कई बार क्या, जैसे ये ज़मीन थी ये सारी की सारी ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है, धंस जाती है, जिसमें सारे के सारे मजदूर क्या है वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य आपको ज़रूर देखने को मिलेगा जो माइनिंग का होता है, वो जोखिम भरा होता है। इसके अलावा क्या, बाढ़ की वजह मैंने बात कर ली है, कई बार आग लग जाती है, गैस आएगी जहरीली, या तो आप वैसे मर सकते हैं, या उसमें आग लग जाती है, तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ी मात्रा में आपको समस्या क्रिएट होनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 2 प्रश्न हैं आपने जो याद रखने हैं। जो हमारा जो खनन होता है, उस खनन को क्या है, एक लुटेरा उद्योग के नाम से जाना जाता है। लुटेरा उद्योग क्यों कहते हैं खनन से? क्योंकि हम लगातार पृथ्वी के अंदर से जो मटेरियल निकाल रहे मिनरल्स को, इसलिए इसको लुटेरा उद्योग कहा जाता है। इसके साथ साथ जो ये प्रक्रिया हुई है, जैसे खतरनाक होता है, इसके कारण जो है खनन को क्या है, एक नाम है जानलेवा बोला जाता है कि भी ये जानलेवा प्रक्रिया होती है, भी कभी भी आपकी क्या हो सकती है, मृत्यु जा सकती है। तो 2 चीज़ें, 2 प्रश्न आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं कि लुटेरा उद्योग क्या क्यों कहते हैं, और इसको क्या है कि जानलेवा भी कहा जाता है, इसको खनन को, कार्य को वो क्यों किया जाता है, क्योंकि ये इस प्रकार की समस्याएं जो देखने को आपको मिलेंगी भी वहाँ पे। विकसित अर्थव्यवस्थाएं वाले देश उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्यों से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है, जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के लिए उच्च रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अब मोस्टली विकसित देश हैं, उन्होंने जो डेवलपमेंट करना था, देखो वो बहुत बड़ी मात्रा में वो डेवलपमेंट कर चुके हैं। अब क्या है कि उनके पास श्रमिकों की, आप सभी को पता है कि श्रमिक वहाँ पर आपको कम देखने को मिलेंगे, इसलिए मोस्टली क्या है कि हमारी एशियन कंट्री से जो श्रमिक है वो लेके जाए जाते हैं। जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ की बात यदि आप करेंगे तो वहाँ पर इसी प्रकार से कुवैत वगैरह की बात है, वहाँ पर जब हम इसका माइनिंग का कार्य होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे एशियन कंट्री से जो लोग जाते हैं। लेकिन वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पैसा दिया जाता है, तो वो पैसा बहुत ज़्यादा यूज कर लगता है, इसलिए धीरे धीरे क्या वो इस चीज़ से थोड़ा पीछे की ओर हटकते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे जो देश हैं वहाँ पर क्या है कि भाई माइनिंग, अब जहाँ पर औद्योगिकरण की शुरुआत ही बहुत लेट हुई है, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि वो खनन का कार्य लगातार करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या उनको एक विशेष परिस्थिति देखने को मिलेगी कि वो लगातार इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। एक तो क्या उनके पास जनसंख्या है, तो लेबर के रूप में क्या वो कार्य पे लगाए रहते हैं, और उनको क्या कम लेबर आपको वहाँ पर देना पड़ता है भाई। इसके बाद अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश एवं एशिया के में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से प्राप्त हो। लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जिनके पास कुछ और सोर्स ही नहीं है, जैसे अफ्रीका की बात कर सकते हैं, सऊदी अरब की बात कर सकते हैं, ईरान इराक की बात कर सकते हैं, कि उनके पास बेचारों के पास क्या कि इन मिनरल्स को बेचने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। उनका जो 50% का जो कार्य है वो सारा का सारा इनकम की हम बात करते हैं, तो वो सारी की सारी कहाँ से आ रही है, वो उनको खनन से प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से हमारा भी ये चैप्टर ख़त्म होता है। मेजर एग्रीकल्चर्स के टाइप्स हैं, इनकी अपनी करैक्टरिस्टिक्स होंगी, वो करैक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जा सकती है। और उसके बाद ये खनन के बारे में टॉपिक, खनन की परिभाषा, 2 प्रकार का खनन, और इसके बाद निकालने की प्रक्रियाएं होती हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर शो नहीं की हुई, जिस प्रकार से आप जब है ना जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ था, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे जो था जैसे कि आप जब उसको कम गहराई से निकाल रहे हैं तो उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है, और अत्यधिक गहराई से मानते हैं तो डीप का नाम दिया जाता है, यानी कि उसको बोला जाता है एंड डीप माइनिंग वगैरह के नाम से डीप माइनिंग का नाम रखा जाता है इसको अलग से।